नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस है सामाजिक विषय के लिए। जो स्टूडेंट सामाजिक विषय से तैयारी करते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है और उम्मीद है कि यह क्लास आपको अच्छी लगेगी। और सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है हमारा, ईरानी सिंध को क्या कहते थे? हिंदू, हिंदी, हिंद या हिंदी? तो ईरानी सिंधु को कहते थे हिंदू कहते थे। ठीक, ईरानियों ने सिंधु को हिंदू कहा था। प्राचीन ईरानी पारसी सा को हा कहते थे। इस प्रकार पारसी में हिंदू, यूनानी में इंडोस, हिब्रू में होडो, लैटिन में इंडस तथा चीनी भाषा में तिएनचू आदि शब्द सिंधु शब्द के लिए प्रयुक्त किए गए थे। अगला प्रश्न हमारा, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किसने किया? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो पुनर्गठन का विरोध जो किया था, फिलहाल दोनों ने किया था। ठीक, पहले ये नहीं हो रहा था, लेकिन बाद में जब रामोल्लू जो थे वो 78 दिन भूख हड़ताल पे थे और उसके बाद वो मर गए। उसके बाद मरने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने इसका फैसला किया कि राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया जाए और उसके आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। तो पहला राज्य जो बना था 1953 में वो आंध्र प्रदेश बना था भाषाई आधार पर। और भाषा आयोग का गठन जो हुआ था फिलहाल 1956 में हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, फूले के द्वारा किस संगठन की स्थापना हुई? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा कौन सा समाज बना? तो ब्रह्म समाज। तो राजा राम मोहन राय बना। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फूले ने 24 सितंबर 1873 को इन्होंने की थी। 24 सितंबर से 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ठीक, और प्रार्थना समाज के संस्थापक जो थे आत्मारंग पांडुरंग थे। ठीक, और इसके बारे में बता दें तो 1876 को जो सत्यशोधक समाज हुआ था इसमें 316 व्यक्ति शामिल हुए थे। और इन्होंने जो ज्योतिबा फुले हैं ये महाराष्ट्र पुणे के रहने वाले थे और यह दलित महिलाओं और महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ थे। और इन्होंने इनकी शिक्षा को ध्यान देते हुए विद्यालय की स्थापना की, जिसकी पहली महिला शिक्षिका थी इनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ था? गुजरात, आंध्र प्रदेश, बंगाल या महाराष्ट्र? तो जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र जो था फिलहाल बंगाल में था, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ज़्यादा जूट उत्पादन होता है, इसलिए केंद्र वहीं बनाए जाते हैं। जो चीज़ जहाँ पे उत्पन्न होती है उसके लिए केंद्र जो बनाए जाते हैं, संसाधन जो बनाए जाते हैं वो उसी राज्य या जिले में बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर फिलहाल बंगाल होगा। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से सबसे पहले किस पुस्तक की रचना हुई? ऋग्वेद, रामायण, महाभारत या पुराण? तो सबसे पहले जो बने थे वो फिलहाल वेद बने थे और वेदों की रचना हुई थी। तो सबसे पहले ऋग्वेद बने। और इसके बारे में और बता दें आपको, तो वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वेद की रचना की गई, जबकि रामायण, महाभारत एवं पुराण की रचना उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में प्रारंभ हुई एवं गुप्त काल तक अंतिम रूप में संकलित की गई थी। अगला प्रश्न हमारा, संगम कालीन दक्षिण भारतीय संपन्न किसानों को क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक, कड़ैसियार, वेल्लार या उड़गार? तो इनको फिलहाल वेल्लार कहा जाता था। ठीक, और उनके प्रमुख को वेलिर कहा जाता था। काले तथा लाल मिट्टी के बर्तन एवं लोहे के आविष्कार का श्रेय वेलिर को दिया जाता है। वेल्लार दो वर्गों में विभाजित है। प्रथम वर्ग में संपन्न किसान तथा द्वितीय वर्ग में निर्धन किसान मजदूर शामिल हुआ करते थे। अगला प्रश्न हमारा है, छोटे एवं स्वतंत्र किसानों को क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक, श्रेणी, गृहपति या वेल्लार? तो छोटे एवं स्वतंत्र किसानों को फिलहाल गृहपति कहा जाता था। गृहपति शब्द का प्रयोग बौद्ध जातकों में मिलता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मुखिया या स्वामी। ठीक, जैसे घर के मुखिया नहीं होते हैं वैसे ही घर का मुखिया या स्वामी कहा जाता था। अगला प्रश्न हमारा है, पुरुष सूक्त किस वेद में है? तो पुरुष सूक्त है ऋग्वेद में है, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो पुरुष सूक्त का जो वर्णन हुआ है फिलहाल ऋग्वेद में है। और इसमें बात करें तो 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। ठीक, और ऋग्वेद में 10वें मंडल का भाग पुरुष सूक्त है। ठीक, बात करें किस मंडल में पुरुष सूक्त है तो 10वें मंडल में। ठीक, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की रचना हुई है। इसमें सर्वप्रथम 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र की उत्पत्ति का उल्लेख इसमें मिलता है ऋग्वेद में। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद ही है।
अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालिदास संस्कृत और प्राकृत में लिखते थे। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत के एक श्लोक में एक विरही प्रेमी नदी को अपना संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है। अगला दिया हुआ है ऑप्शन, नीचे दिए हुए कूटों में से सही का उत्तर चयन करें। तो इसमें ना तो एक है ना तो दो है, ठीक। डी ऑप्शन इसका सही होगा। गलत है कथन इसके, कालिदास संस्कृत में लिखते हैं ना कि संस्कृत और प्राकृत में, अतः कथन पहला गलत है। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत के एक श्लोक में एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को कहती है ना कि नदी को कहती है, अपना संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है, इसलिए दोनों गलत है, ठीक। पीर शब्द का अर्थ क्या होता है? खिलाड़ी, आध्यात्मिक मार्गदर्शक, गृहस्थ या खानसामा। तो पीर शब्द का जो अर्थ होता है फिलहाल आध्यात्मिक मार्गदर्शक होता है। और अगला प्रश्न हमारा है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई, वर्तमान जो मुंबई है, किस वर्ष अपना मुख्यालय स्थापित किया? तो 1665, 1666, 1667 या 1668। तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल 1668 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित किया था। अगला प्रश्न हमारा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। रानी की बावड़ी है, कंदरिया महादेव मंदिर और अलाई दरवाजा, ये सब है दी। तो रानी की बावड़ी की बात करें तो ये 1699 ईस्वी से संबंधित है। अलाई दरवाजा का मेहराब जो है प्रारंभिक 14वीं शताब्दी में। और फिर दिया है अलाई दरवाजा। तो अलाई दरवाजा की बात करें तो अलाई दरवाजा जो है प्रारंभिक, कहाँ गया, एक मिनट, अलाई दरवाजा प्रारंभिक शताब्दी थी। और कंदरिया महादेव मंदिर जो है उसके पहले, एक मिनट, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया कुतुब मीनार जो है 1199 में तो बना था। और कंदरिया महादेव मंदिर 999, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल वो होगा डी ऑप्शन, ये ऑप्शन 3412 होगा इसका। अगला प्रश्न हमारा है, दिल्ली में स्थित निम्नलिखित स्थानों की अवस्थित पर विचार करें। जहांपना, तुगलकाबाद, आदिलाबाद, सीरी या फिरोजाबाद। तो इसका जो राइट आंसर है, दिल्ली के सबसे उत्तर से दक्षिण ओर सजाना है। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल 5 4 1 2 3 होगा। अगला प्रश्न हमारा है, प्रशस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते हैं। इनसे हमें ज्ञात होता है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी। और इनमें सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल उपरोक्त में से सभी कथन इसके सही हैं, ठीक। अगला प्रश्न हमारा है, श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। यह अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी द्वारा बनाया गया संघ था। शिल्पकारों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। अगला दिया हुआ है, व्यापारियों की श्रेणियों का कार्य प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना आपको। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल उपरोक्त में से सभी कथन इसके सही हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बुद्धिमान भिखारी नामक वार्तालाप निम्नलिखित में से किस उपनिषद या उपनिषदों पर आधारित है? छंदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद या मुंडोपनिषद। तो इसका जो राइट आंसर है केवल एक है, ठीक। अगला प्रश्न है हमारा है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरास्थलों पर विचार करें। धौलावीरा, चंद्रदोड़ा, मोहनजोदड़ो या सुरकोतडा। गंगेरीवाल। उपरोक्त पुरास्थलों की भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में क्रमशः उत्तर से दक्षिण सजाना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल होगा 5 3 2 1 4, डी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न हमारा है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गाँव की विशेषता है कि वहाँ रहने वाले अधिकांश लोग खाद्यान्न उत्पादन में लगे रहते हैं। ठीक। मेहरगढ़ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बेलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। इसमें से आपको सही का चयन करना है। तो सही उत्तर हम बता दें तो इसमें दोनों सही हैं, ए और बी दोनों राइट हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित पुरास्थलों पर विचार कीजिए। भीमबेटका, पय्यमपल्ली, हल्लूर या आदिनल्लर और बुर्जहोम मेहरगढ़। पुरास्थलों की अवस्थिति के आधार पर क्रमशः उत्तर से दक्षिण इसको भी सजाना है। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल डी ऑप्शन होगा, 5, 6, 1, 3, 2, 4 होगा। ठीक। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऐसे लेख सदैव काष्ठ जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। केवल राजाओं तथा रानियों ने ही अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। इसमें से आपको सही का चयन करना है। तो सही उत्तर हम बता रहे हैं इसका, ना तो ए है ना तो बी है। अभिलेखों के संदर्भ में कथन 1 और 2 दोनों इसमें गलत हैं फिलहाल। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे, न कि लकड़ी में किए जाते। कभी कभी शासक तथा अन्य लोग, न कि केवल राजा और रानी, अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें से राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाया है। ठीक। करो या मरो का नारा किसने और कब दिया? तो महात्मा गांधी करो या मरो का नारा दिए थे और 1942 में इन्होंने दिया था। खिलाफत आंदोलन का एक नया चरण शुरू हुआ था तभी। थी गांधी जी ने भारतीय जनता को आह्वान किया है, करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। ऑपरेशन 0 आवर्स के तहत 8-9 अगस्त को 1942 को मध्य रात्रि में गांधी जी और उनके अन्य नेताओं को जेल में डाल दिया गया था पकड़ के। अगला प्रश्न हमारा, किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो फिलहाल स्वामी दयानंद सरस्वती थे, क्योंकि इन्होंने ही दिया था वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती का। ठीक। तो 1875 में इन्होंने इसकी स्थापना की। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न हमारा है, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ठीक। और रामकृष्ण परमहंस की स्थापना स्वामी विवेकानंद किए थे। अगला प्रश्न हमारा है, 19वीं सदी के मध्य में पटोला बुनाई किस स्थान पर होती थी? सूरत में, अहमदाबाद, पाटन या उपरोक्त में से सभी? तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल सभी जगह होती थी। पटोला बुनाई सूरत, अहमदाबाद और पाटन में होती थी। इंडोनेशिया में पटोला बुनाई का बड़ा बाजार था और वहाँ पर यह स्थानीय बुनाई परंपरा का हिस्सा बन गई थी। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है आपको, तो देखते हैं ऑप्शन। संथाल, कोल, वर्ली और ये बस्तर दिया है। तो संथाल विद्रोह की बात करें तो ये हुआ था 1855 में। कोल विद्रोह की बात करें तो 1831 से 32 में हुआ था। या वर्ली विद्रोह जो मुंबई में हुआ था, वर्ली मुंबई में है, तो यह 1940 में हुआ। और बस्तर विद्रोह 1910 में। तो 2, 1, 4, 3 इसका सही जवाब है 2143। 2143 का है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न हमारा है, किसके निमंत्रण पर महात्मा गांधी ने बिहार में नील बागान मालिकों के खिलाफ 1970 में चंपारण आंदोलन किया? तो राजकुमार शुक्ल जो थे बिहार के रहने वाले थे, इन्होंने ही महात्मा गांधी को बुलाया था जब यहाँ लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस को, तो यहीं पे इनसे मिले थे, तब इनको लेकर गए थे वहाँ चंपारण के लिए बिहार। ठीक। और कृष्ण कुमार सिंह जो थे बिहार के पहले सीएम थे। ठीक। अगला प्रश्न हमारा है, अंग्रेजों ने सर्वोच्चता नीति के तहत किसके छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया? तो इन्होंने रानी चेन्नम्मा जो थी, जो कित्तूर वर्तमान कर्नाटक में छोटे से राज्य था, वहाँ उसको कब्जा करने के प्रयास किया था। रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। बंगाल में पहला अंग्रेजी कारखाना किस वर्ष स्थापित हुआ? तो बंगाल में जो पहला अंग्रेजी कारखाना था वो फिलहाल 1651 में स्थापित हुआ था। हुगली नदी के किनारे कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे एवं इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्टरी में
वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1969 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। 2 साल बाद कंपनी ने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली थी। अगला प्रश्न हमारा है, एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को जो कहते हैं वो कहते हैं प्राकृतिक वृद्धि दर। विश्व में जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना ही है। अगला प्रश्न हमारा, किसको सुनहरा रेशा? सुनहरा रेशा फिलहाल कहते हैं कपास को। ठीक, इसमें ए ऑप्शन सही हो, नहीं कपास को नहीं कहते फिलहाल। सुनहरा रेशा की बात करें तो सुनहरा रेशा जो है वो होता है पटसन होता है। ठीक, यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। इससे उच्च तापमान, भारी वर्षा जैसे गोरखपुर है और पश्चिम बंगाल में होता है, और बांग्लादेश में पटसन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, ये सबसे अग्रणी हैं भारत और बांग्लादेश। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्रिया है? इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना, कपड़ा बुनना या उपरोक्त में से सभी? तो इसका राइट आंसर है फिलहाल डी ऑप्शन सभी होगा। इसमें इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा ये सब द्वितीयक है। अगला प्रश्न हमारा है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन है? खनिज तेल, कोयला, जल विद्युत या उपरोक्त में से सभी? तो ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत है फिलहाल वो होंगे सभी, कोयला, खनिज तेल, जल सब है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा, मांस और लाइकेन किस वनस्पति क्षेत्र में सम्मिलित किए जाते हैं? टुंड्रा, मरुस्थली, उपोष्ण या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन? तो मांस और लाइकेन जो है टुंड्रा वनस्पतियों से सम्मिलित हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए वनस्पतियों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं। अगला प्रश्न हमारा है, आर्किड एवं ब्रोमीलाइड नामक परजीवी पौधे कहाँ पाए जाते हैं? अमेजन बेसिन, गंगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु बेसिन या कांगो जायरे? तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल ये अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं। अमेजन जंगल है ना सबसे बड़ा जंगल, तो यहीं पे पाए जाते हैं। 20% ऑक्सीजन अमेजन के जंगलों से प्राप्त होती है और विश्व का फेफड़ा भी इसे बोलते हैं अमेजन में। यह केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता होती है। ठीक, छायादार जहाँ होती है छाया वहाँ बढ़ते हैं वृक्ष। अगला प्रश्न हमारा है, हिमालय में गिरिपाद में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? साल व सागौन, रोडोडेंड्रॉन, जैतून या अंगूर? तो फिलहाल अंगूर तो नहीं होता है यहाँ पे, इसमें जो होते हैं साल व सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक, पर्वतों की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियों, शंकुआकार वितान लंबे वृक्ष मिलते हैं जिन्हें शंकुधारी वृक्ष कहते हैं, जैसे रोडोडेंड्रॉन के वृक्ष। अगला प्रश्न है, एक मिनट, हाँ, निम्नलिखित तालिका में जल का वितरण दिया गया। महासागर इतने %, बर्फ, छत्र, भूमिजल, झीलों का लवण जल और वायुमंडल। तो कोड का प्रयोग करते हुए सही सम्मिलित करना है। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल होगा इसमें डी ऑप्शन, उपरोक्त में से सभी कथन इसके सही हैं। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाएं। ठीक, हिमनद, विसर्प, पुलिन, बालू टिब्बा। तो इसमें आपको हम बता दें, हिमनद जो होता है बर्फ़ की नदी होती है, हिम माने बर्फ़ होता है, तो बर्फ़ की नदी यहाँ मिला दो। ठीक, और विसर्प जो होता है नदियों द्वारा बनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर यही होगा। पुलिन जो होता है वो समुद्री तट होता है, और बालू टिब्बा तो रेगिस्तान में बालू होती है, तो बालू टिब्बा वहीं बनेगा। तो 4, 2, 1, 3 यानी कि 42, 13 इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन इसका भी सही है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस शैल को प्राथमिक शैल भी कहा जाता है? तो प्राथमिक शैल के रूप में फिलहाल आग्नेय शैल को जाना जाता है। ठीक, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय शैल 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्भेदी शैल या बहिर्भेदी। ठीक, अगला प्रश्न हमारा, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र?
विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो होती पहले चेरापूंजी में होती, फिर अब मासिनराम है जो मेघालय में स्थित है, यहाँ पे होती है। ठीक, तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन। अगला प्रश्न हमारा है, अपर्दन तथा निक्षेपण प्रक्रियाएं किनके द्वारा होती हैं? जल, एक मिनट, वायु, जल, बर्फ। तो अपर्दन जो क्रियाएं होती हैं फिलहाल वो होती हैं उपरोक्त में से सभी से होती। ठीक, हवा से भी उड़ती है, बर्फ से पिघलती है, वो भी अपर्दन होता है, निक्षालन होता है, और जल से भी होता है। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? तो एशिया और यूरोप को अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला जो है वो फिलहाल यूराल पर्वत है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, इसमें कथन और कारण दिया हुआ है, प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। कारण दिया, 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष 6 घंटे अतिरिक्त मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर फिलहाल ए ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न हमारा है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगता है 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, यानी 500 सेकंड लगते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। जनगणना की जाती है, जनगणना कितने साल में होती है? तो जनगणना फिलहाल 10 साल में होती है। सिल्क प्राप्त होता है, तो सिल्क किससे प्राप्त होता है? सिल्क जो प्राप्त होता है कोकून से प्राप्त होता है। ठीक, इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। जो वास्तव में उनके शरीर, मतलब एक प्रकार के रेशम के कीड़ों द्वारा तैयार किया जाता है, और उनके शरीर से निकलने वाला रस होता है, रेशम से निकलने वाला रस है, रेशमा के कीड़ों को कोकून कहा जाता है। अगर दवा उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? आधारभूत, संयुक्त क्षेत्र, हल्का या उपभोक्ता उद्योग? तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल उपभोक्ता उद्योग होता है। डी ऑप्शन सही है ना। अगला प्रश्न हमारा है, कोयला का सर्वोत्तम किस्म कौन सा है? तो कोयले का जो सर्वोत्तम किस्म है वो फिलहाल एंथ्रेसाइड होता है। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले के 4 प्रकार होते हैं, जैसे एंथ्रेसाइड होता है, एंथ्रेसाइड में 90% से ऊपर कार्बन होता है। ठीक, याद रखिएगा 90% से ऊपर। और बिटुमिनस जो होता है इसमें से 60 से 80 के मध्य होता है। लिग्नाइट कोयला जो होता है इसमें 50% से 70% के मध्य होता है, और पीट कोयला जो होता है इसमें से 50 से अधिक है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, बिहार, उत्तर प्रदेश एवं झारखंड में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में जो वन पाए जाते हैं वो फिलहाल उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं। यहाँ सागौन, साल, शीशम एवं शहतूत के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक, हिमालय पर्वत में जैसे। केरल में पाया जाने वाला थोरियम किस प्रकार का संसाधन उदाहरण है? तो ये फिलहाल संभाव्य है। ठीक, बालू ज़्यादा केरल में ना समुद्र के किनारे, तो वहीं पे थोरियम पाया जाता है, जिनकी कुल मात्रा ज्ञात नहीं है अभी फिलहाल, तथा वर्तमान समय में इनका उपयोग भी नहीं किया जा रहा है। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में करने की संभावना होती है। ठीक, इसलिए संभाव्य है। जमालपुर में अवस्थित है सिगरेट कारखाना, जूट कारखाना, बारूद या रेलवे कार्यशाला? तो जमालपुर में जो है फिलहाल वो रेलवे कार्यशाला है। सिगरेट का कारखाना बिहार के मुंगेर में, तथा पूर्णिया में जूट का कारखाना। ठीक, जूट के लिए पूर्णिया है, और सिगरेट के लिए जो है वो है मुंगेर। अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वी की चारों ओर क्या है? वायु है, जल है, पर्यावरण है या सड़क है? तो पृथ्वी के चारों ओर क्या है? वायु है। वायुमंडल में कई प्रकार की गैस हैं, धूल कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं इसमें ना। सतपुड़ा पर्वत उदाहरण है? भ्रंश घाटी, वलित, ब्लॉक या भ्रंशोत? तो सतपुड़ा पर्वत जो है ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। जब भूतल के किसी क्षेत्र में समांतर भ्रंश के बाद बीच का भाग ऊपर उठ जाता है, ठीक ऐसे, ठीक ऐसे ऐसे, तो उसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं। जैसे यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत एवं भारत का सतपुड़ा। ठीक, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में,
सोमेश्वर पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तराई क्षेत्र में है, राजगीर में, कैमूर में या मंदार हिल में? तो सोमेश्वर जो पहाड़ियाँ हैं वो फिलहाल तराई क्षेत्र में है। उत्तर पश्चिम में हिमालय की तराई में सोमेश्वर की पहाड़ियों में जंगल मिलते हैं। राजगीर की पहाड़ियों तथा कैमूर पहाड़ियों का पर भी वन मिलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, बंगाल की खाड़ी भारत की किस दिशा में है? उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व? तो बंगाल की खाड़ी जो है वो फिलहाल दक्षिण पूर्व में स्थित है। ठीक। अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वी आकार में चंद्रमा से छोटी है, बड़ी है, समान है या कोई नहीं? तो फिलहाल ये बड़ी है पृथ्वी चंद्रमा से। ठीक। अगला प्रश्न हमारा है, लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। ठीक। सरकार के कल्याणकारी कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। यही सोच के तो लोग वोट देते हैं, लेकिन उसका कल्याण नहीं हो तो खुद का कल्याण करते हैं सरकार। सरकार के कल्याणकारी कार्यों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, बिजली आदि उपलब्ध कराना प्रमुख है। ठीक है। अगला दिया हुआ है, जनता को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण तथा पोषण प्रदान करना। उपरोक्त में से असत्य कथन आपको ढूंढना है। तो आपको बता दें, इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक। भारत सरकार कल्याणकारी राज्य की भूमिका में है। लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है तथा सरकार यह कर्तव्य होता है कि उनके कल्याण के लिए कार्य करे। भारतीय संविधान का भाग 4 जो है अनुच्छेद 36 से 51 होता है ना, 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं जो जनता के कल्याण से संबंधित है, इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। सरकार के कल्याणकारी कार्यों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, बिजली, स्वच्छ पानी, प्रदूषण मुक्त वातावरण, पोषण आदि शामिल होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान देश के हर नागरिक को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार देता है। निष्पक्ष सुनवाई के संदर्भ में कौन सा कथन मतलब इस पर विचार करना है। संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है। दूसरा दिया है, किसी भी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को केवल एक तर्कसंगत और न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही छीना जा सकता है। अगला दिया है, निष्पक्ष सुनवाई में यह सुनिश्चित किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 का पूरी तरह पालन किया जाए। और इनमें से असत्य कथन आपको छांटना है। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। ठीक। संसद सरकार को विभिन्न तरीकों से नियंत्रित रखती है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संसद सत्र में प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से संसद सरकार को सवाल पूछती है। ठीक। और वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए बहुमत महत्वपूर्ण है। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा नियंत्रण, उपरोक्त कथन में से कथन सत्य कौन से हैं? ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है वो फिलहाल होगा, इसमें सभी विकल्प इसके सही हैं, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न हमारा है, 14 से कम उम्र के बच्चों को घर, ढाबा, चाय आदि की दुकान में नियोजन किस अनुच्छेद के तहत है? तो 14 से कम आयु के जो बच्चों का काम दिया हुआ है अनुच्छेद, उसके लिए दिया हुआ 23 से 24 में दिया हुआ है। ठीक। फिलहाल 24 है बच्चों के लिए और 23 जो है पुरुषों के लिए, ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते। FIR का पूर्ण रूप क्या होता है? FIR का जो पूर्ण रूप होता है फिलहाल वो होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। अगला प्रश्न हमारा है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो फिलहाल 26 जनवरी 1950 को हुई थी। जो देश का शीर्ष न्यायालय, इसका उद्घाटन स्थापना के 2 दिन पश्चात 28 जनवरी 1950 को किया गया है। यह दिल्ली में स्थित है। और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। अगला प्रश्न है, लोकसभा में कुल सीटें SC और ST का पूछा है। तो SC की बात करें तो 84 SC की हैं और उनमें से प्लस 47 ST के, तो टोटल मिला के 131 सीटें हो जाएंगी। ठीक। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम आम चुनाव का आयोजन कब हुआ? तो सर्वप्रथम आम चुनाव का जो आयोजन हुआ था फिलहाल 1951 और 52 में हुआ था। 25 अक्टूबर 1951-52 में और 21 फरवरी 1952 के बीच हुआ था। यह इस काल का सबसे बड़ा आम चुनाव था जिसमें लगभग 17% लोगों ने मतदान किया, जिनमें कई राष्ट्रीय पार्टियां शामिल थी। इसके अंतर्गत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी और अखिल भारतीय हिंदू महासभा
आदि पार्टियों ने हिस्सा ली, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, कथन दिया हुआ अधिकांशतः लोकतांत्रिक समाज में धर्म को राज्य से अलग रखा जाता है। कारण दिया हुआ, इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल ए ऑप्शन है, दोनों सही इसके। ठीक, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कुल कितने अधिकारों का प्रावधान है? तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो अधिकार हैं फिलहाल 6 हैं इस समय, पहले 7 थे। और संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। ठीक, 1978 द्वारा इसको हटा दिया गया है। और यह 300A में है, पहले 19F में था संपत्ति का अधिकार। ठीक, 19A में था पहले, नहीं सॉरी 19F में। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, स्वतंत्र भारत में किसे श्रम मंत्री का दर्जा दिया गया था? तो श्रम मंत्री जो थे फिलहाल वो जगजीवन राम को बनाया गया था। ये उप प्रधानमंत्री थे, राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे। और ये जो दौलत राम थे ये खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ठीक, तो इसका राइट आंसर फिलहाल होगा सी ऑप्शन। भारतीय संविधान में संविधान के अधिकार का उपबंध कहाँ से कहाँ किया गया? तो इसका जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर इसका 66 का हम बता दें, इसका केवल सी ऑप्शन होगा। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग निर्धारित किए गए हैं? तो सरकार के जो अंग हैं फिलहाल 3 प्रकार के हैं, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यही इनके सरकार के 3 अंग होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कथन दिया हुआ, बुनकर सहकारी संस्थाएं कपड़ा उद्योग में सहायक हैं। सरकार सहकारी संस्थाएं बुनकरों के हितों की रक्षा करती है। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल दोनों सही है इसके, ये ऑप्शन होगा इसका। अगला है हमारा प्रश्न, साप्ताहिक बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना आपको। यह बाजार सप्ताह में केवल एक दिन लगता है। इस बाजार में वस्तुएं सस्ते दामों पर बेची जाती है। साप्ताहिक बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। साप्ताहिक बाजार में विविधता अधिक होती है। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल इसमें आपको क्या करना है, ये सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही जवाब फिलहाल होगा 1, 2 व 4 सही है। ठीक, प्रतिस्पर्धा क्यों नहीं होती है? कोई 4 रुपये में आलू बेचता, कोई 5 रुपये में बेचता है, एक दूसरे को देख देख के बेचते नहीं है। तो स्पर्धा तो होती है, कंपटीशन तो होता है ना इसमें। अगला प्रश्न हमारा है, रमाबाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उनका जन्म 1898 में तथा मृत्यु 1922 में हुई। इन्हें पंडिता की उपाधि दी गई। 1898 में पुणे खेड़ गांव में एक मिशन की स्थापना की। वे संस्कृत भाषा से अवगत थी। तो इसका जो राइट आंसर होए फिलहाल इसमें सभी सही हैं, इसके सी ऑप्शन होगा इसका। अगला हमारा प्रश्न है, कथन दिया हुआ है, मुख्यमंत्री सरकार का संचालन करता है। विधानसभा सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल होगा कथन ए और कारण आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या सही नहीं करता। इसका है बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? तो इसकी जो स्वीकृति मिली थी ये 2016 में मिली थी। 27 सितंबर 2016 को स्वीकृति मिली। और इस अधिनियम को 19 अप्रैल 2017 को लागू किया गया था। ठीक, अगला है हमारा प्रश्न, संवैधानिक दृष्टिकोण से सभी व्यक्ति समान हैं। व्यक्ति किसी भी जात, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से हो सकता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर फिलहाल इसका दोनों सही हैं, ए और आर सही व्याख्या भी करता है। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 से संबंधित कथन दिए हुए हैं। इसमें सही कथन छांटना है। इस कानून के मुताबिक बेटों, बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। सही है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। यह कानून सभी धर्मों की महिलाओं को उत्तराधिकारी से संबंधित मामलों में न्याय दिलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल वो होगा केवल कथन 3, इसमें सत्य नहीं, गलत पूछा है। तो इसमें जो महिलाएं मुस्लिम होती हैं, क्या दिया हुआ इसमें सभी, हाँ महिलाओं को अधिकारी, इसमें मुस्लिम महिलाओं वाला मैटर शायद नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है, नगर निगम के कार्यों के संदर्भ में कथन दिया हुआ है। तो इसमें
पढ़ते हैं। नगरीय प्रशासन संचालित करना, रोशनी, पानी, सफाई की व्यवस्था करना, बीमारियों के नियंत्रण हेतु जागरूक अभियान चलाना, या बाग बगीचे, पाई इत्यादि का रख रखाव करना। तो इस विकल्प में सही का चयन करना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल इसमें होगा, सभी कथन इसके सही है, ए ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न हमारा है, ग्राम पंचायत की आय का स्रोत क्या है? ग्रामीण वस्तुओं पर कर, बाजार पर कर, सीमा शुल्क, ग्राम स्तर पर बिक्री कर। तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल बाजार कर पर कर जो लगता है वो होता है यहाँ का स्रोत ग्राम पंचायत। अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो अमेरिका में जो वोट देने का अधिकार था वो 1920 में प्राप्त हुआ था, और इंग्लैंड की महिलाओं को यह अधिकार 1928 में दिया गया। अगला हमारा प्रश्न है, सरकार के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। सीमाओं की सुरक्षा करना, देशों से शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करना, नागरिकों को पर्याप्त भोजन और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य उपलब्ध कराना। इसमें सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर है, सभी कथन इसके सही हैं, डी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान का पिता किसे कहते हैं? तो सभी को पता है, भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। अगला हमारा लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय है? तो इसमें ईसाई धर्म लाने का जो श्रेय है संत थॉमस को है। ईसा मसीह के धर्मदूत थे जो संत थॉमस, लगभग 2000 साल पहले भारत केरल आए थे, इसीलिए भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। तो ये थे हमारे बिहार शिक्षक भर्ती टियर 3 के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस है सामाजिक विषय का। उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें अपने दोस्तों तक। और जो भी मेरे नए दोस्त इसमें जुड़ रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक करना ना भूलें। आप लोग लाइक नहीं करते हो, क्लास देखते हो और उसमें बाद में निकल लेते हो धीरे में, तो बेहतर है कि क्लास को लाइक भी कर दिया करो। कम से कम एक वीडियो बनाने के लिए 3 घंटे का समय देते हैं, तो कम इतना तो मिलना ही चाहिए, एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो तब तक के लिए थैंक्स, बाय। अगली क्लास सुबह मिलते हैं करंट अफेयर की, तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए, थैंक्स।